हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की वीडियो में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 आज से नया प्लेलिस्ट बना के एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर रखा है, जिसमें 2 वीडियो कवर कर दी है। एक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा प्रपोजल जो सेक्शन 2A है, उसकी बाकी की वीडियो और आएंगी, कंटिन्यू आएंगी। बट आज एक और नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 नाम से अपने आप में क्लियर है कि क्रिमिनल प्रोसीजर एक क्रिमिनल लॉ है। बेसिकली होता क्या है, लॉ 2 टाइप के होते हैं, एक सिविल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है। सिविल लॉ जो होता है वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस होता है, कमिट होता है, वो सिविल उसमें आता है लॉ में। उसमें सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता कोई। वही दूसरी साइड जो क्रिमिनल लॉ होता है वो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, स्टेट के अगेंस्ट होता है, उसमें सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, तो उसमें सोसाइटी में एक एप्रीहेंशन क्रिएट हो जाता है, वो होता है क्रिमिनल लॉ। तो सीआरपीसी एक क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। और जो लॉ होते हैं वो फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा सब्सटेंटिव पार्ट, दूसरा होता है प्रोसीजर पार्ट। सबसे पहले तो लॉ कितने पार्ट में होते हैं, 2 पार्ट, सिविल और क्रिमिनल। बाकी उसके बाद सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो या सिविल लॉ हो, उनके दोनों पार्ट होंगे, एक सब्सटेंटिव पार्ट होगा, एक प्रोसीजर पार्ट होगा। अब सब्सटेंटिव पार्ट का एक अपना रोल है, प्रोसीजर पार्ट का एक अपना रोल है। क्रिमिनल एक्ट सीआरपीसी की बात कर रहे हैं तो क्रिमिनल एक्ट में जो सब्सटेंटिव और प्रोसीजर पार्ट है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले जो सब्सटेंटिव पार्ट होता है वो बताता क्या है। सब्सटेंटिव पार्ट हमें जनरल इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर कोई पर्सन ये ऑफेंस कमिट करता है तो वो ऑफेंस एक क्राइम है, सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है और उसकी इतनी पनिशमेंट होगी। खाली ये बताता है कि अगर कोई पर्सन ऐसा एक्ट करता है तो ये पनिशेबल है, फॉरबिडन बाय लॉ है और उसकी ये पनिशमेंट है। ये खाली सब्सटेंटिव लॉ बताता है। अब सब्सटेंटिव पार्ट है क्या क्रिमिनल लॉ का? क्रिमिनल लॉ का सब्सटेंटिव पार्ट है हमारा इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड 1860, उसमें वो एक सब्सटेंटिव पार्ट है क्रिमिनल लॉ का, जिसमें खाली जनरल इन्फॉर्मेशन बता रखी है कि कौन कौन से एक्ट पनिशेबल हैं, कौन सा एक्ट कोई पर्सन करता है तो वो ऑफेंस माना गया है, और ऑफेंस उस ऑफेंस की पनिशमेंट कितनी होगी, वो खाली क्रिमिनल लॉ का सब्सटेंटिव पार्ट इंडियन पीनल कोड बताता है। इंडियन पीनल कोड में हमारे चैप्टर 17 या सेक्शन कोई ले लो, चैप्टर 17 हमारा ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, जिसमें थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, नंबर ऑफ कंसेप्ट क्लियर बता रखे हैं। अब सब्सटेंटिव पार्ट है, मैंने बताया, तो चैप्टर 17 में सेक्शन 378 से लेकर 382 तक हमारा थेफ्ट एक्सप्लेन कर रखा है। 378 में थेफ्ट बता रखा है, थेफ्ट बता रखा है कि कोई पर्सन अगर डिसऑनेस्टली किसी की पोजीशन से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मूव करता है तो वो हमारा थेफ्ट है। तो मतलब यहाँ एक चीज़ बता दी कि कोई पर्सन ऐसा एक्ट करता है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन से वहाँ जाके किसी के पास से उसके मूवेबल प्रॉपर्टी खाली इंक्लूड होगी और मूवेबल प्रॉपर्टी उसके पास से मूव कर देता है, अपनी तरफ ले जाता है, कहीं और रख देता है, निकाल के छुपा देता है, लेकिन इंटेंशन जो है डिसऑनेस्ट है। तो खाली उसने बता दिया कि कोई पर्सन ये एक्ट करता है ना तो ये पनिशेबल है, हमारा लॉ फॉरबिडन करता है, इसे अलाउ नहीं करता, ऑफेंस है ये, इसकी पनिशमेंट बता रहा है हमारा लॉ, और इस ऑफेंस का नाम बता दिया, क्या नाम है, थेफ्ट। इसकी पनिशमेंट 379 में बता दी। बस सब्सटेंटिव पार्ट हमें खाली इतना बताता है कि कौन सा ऑफेंस पनिशेबल है और वो कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जो फॉरबिडन बाय लॉ है। बस सब्सटेंटिव पार्ट इतना बताता है। अब प्रोसीजर पार्ट हमें बताता है कि उस ऑफेंस जो हुआ है उसके अगेंस्ट प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, वो कॉग्निजेबल नेचर में, नॉन कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, वो प्रोसीजर पार्ट हमें बताता है। अगर कॉग्निजेबल नेचर का अगर कॉग्निजेबल नेचर का है तो प्रोसीडिंग कैसे होगी, नॉन कॉग्निजेबल नेचर का है तो प्रोसीडिंग कैसे होगी, उसके पास अपील का राइट है तो अपील का क्या प्रोविज़न है, जजमेंट के क्या प्रोविज़न है, समन ट्रायल कैसे होगा, वारंट ट्रायल कैसे होगा, समरी प्रोसीजर क्या है, ये सब हमें प्रोसीजर जो है ना वो हमें क्रिमिनल लॉ बताता है, क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर लॉ बताता है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि जो क्रिमिनल लॉ है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पहला सब्सटेंटिव पार्ट, दूसरा प्रोसीजर पार्ट है।
सब्सटेंटिव पार्ट खाली हमें ऑफेंस डिफाइन करता है, कौन सा ऑफेंस क्या है और उसकी पनिशमेंट कितनी है, खाली हमें इतनी इन्फॉर्मेशन देता है। प्रोसीजर पार्ट उसके अगेंस्ट प्रोसीजर बताता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इंक्वायरी कैसे होगी, ट्रायल कैसे होगी, जस्टिस कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, वो प्रोसीजर पार्ट बताता है। सब्सटेंटिव पार्ट इंडियन पीनल कोड है, प्रोसीजर पार्ट CRPC द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जो आज हम स्टार्ट करेंगे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर पार्ट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो अभी तक हमें ये पता लग गया कि जो प्रोसीजर लॉ है वो प्रोसीजर बताता है सब्सटेंटिव लॉ में जो ऑफेंस डिफाइन है उसमें। तो अब जो प्रोसीजर लॉ है क्रिमिनल लॉ का, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को 1973 है, इतना इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का बैकग्राउंड क्या है, किस किस एक्ट स्टेट पे ये अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है। तो इसका पहले बैकग्राउंड देखते हैं। तो बैकग्राउंड क्या है, इंडिया में पहले ब्रिटिशर्स का राज था, तो वो यहाँ पे अपना इंग्लिश लीगल सिस्टम एस्टेब्लिश करते थे। कोई यूनिफॉर्म कोड नहीं था, कोई एक कोड नहीं था पूरे इंडिया के लिए, हर कोई यूनिफॉर्मिटी थी ही नहीं। वो अपना इंग्लिश लीगल सिस्टम एस्टेब्लिश करते थे। तो उन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था 1773 में। उस एक्ट के बाद उन्होंने 3 सुप्रीम कोर्ट बनाई थी इंडिया में, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, 3 सुप्रीम कोर्ट बनाई थी उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पास करके 1773 की। और आज के टाइम में खाली एक सुप्रीम कोर्ट है जो न्यू दिल्ली में। उसके बाद उन्होंने 1882 में पहला यूनिफॉर्म कोड अप्लाई किया इंडिया में। वो सेम टू सेम वही कोड था जो 1861 में उन्होंने अपने स्टेट में, अपने नेशन में अप्लाई किया था। 1861 में उन्होंने एक CRPC बनाई। वो CRPC उन्होंने अपने ब्रिटिश जो उनकी इंग्लैंड थी वहाँ पे जाके अप्लाई कर दिया, वहाँ पे अप्लाई कर दी। वही सेम CRPC 1861 में जो वहाँ अप्लाई की थी, वही सेम CRPC इंडिया में अप्लाई कर दी उन्होंने 1882 में। और ये फर्स्ट यूनिफॉर्म कोड था। फर्स्ट यूनिफॉर्म कोड, अगर क्वेश्चन आता है कौन सा था इंडिया में क्रिमिनल प्रोसीजर को लेके, तो 1882 में जो अप्लाई हुआ था। उसके बाद उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट होती रही और अमेंडमेंट होना बनता भी था, क्योंकि कोई एक्ट जो तुमने किसी और स्टेट की कंडीशन, सोसाइटी को देख के बनाया है, वो किसी और स्टेट पे भी एप्लीकेबल कर दोगे तो उस सोसाइटी के हिसाब से तो है ही नहीं वो। अब उस सोसाइटी के हिसाब से नहीं है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल सही से नहीं होगा। तो उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट होती रही। उसके बाद 1898 में एक और अमेंडमेंट हुई 1882 वाले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, और 1898 का नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आ गया। और जो 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था वो सबसे ज़्यादा टाइम इन्फोर्स रहने वाला कोड है, जो 1898 से लेकर 1973 तक इंडिया में इन्फोर्स रहा था। वो भी इंडियन सोसाइटी के हिसाब से नहीं, क्योंकि एनफोर्स तो कहीं ना कहीं उसे भी ब्रिटिशर्स ने किया था, अपनी कंडीशन के हिसाब से ही किया था। सोसाइटी जो इंडियन सोसाइटी है उनके हिसाब से कुछ था ही नहीं उसमें। तो 1892 का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था वो 1973 तक तो चला, पर वो भी इंडियन सोसाइटी के हिसाब से नहीं था। तो उसमें भी बहुत सारी अमेंडमेंट हुई। जो मेजर अमेंडमेंट थी 1923 में हुई थी और 1955 में हुई थी। अब 1955 में जो मेजर अमेंडमेंट हुई है वहाँ पे 1955 में हुई, दैट मीन्स 1950 में हमारे पास हमारा इंडिया का एक अलग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। हम पे एक 1950 में 26 जनवरी 1950 में एक कॉन्स्टिट्यूशन था। हम इंडिपेंडेंट हो गए थे 1947 में। तो अब हम अपनी सोसाइटी की नीड के हिसाब से CRPC मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एस्टेब्लिश कर सकते थे। तो जब हम 1955 में अमेंडमेंट हुई तो हमने बेस बनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसको बेस बना के हमने नई CRPC बनाई। इसलिए बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं जो CRPC में भी आपको मिलेंगे, चाहे वो फ्री लीगल एड हो जो 39A आर्टिकल में बता रखा है, वही सेम प्रोविज़न हमारा CRPC में भी है, फ्री लीगल एड चैप्टर 24 सेक्शन नंबर 304 में डिफाइन है। क्यों? क्योंकि हमने जो बेस बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन को बेस बना के CRPC बनाएंगे। उसके बाद क्या हुआ 1973 में जो 41st लॉ कमीशन थी,
41st लॉ कमीशन, या क्वेश्चन आ जाता है कौन सी लॉ कमीशन थी जिसने सीआरपीसी बनाई थी, सीआरपीसी बनाने की रिपोर्ट सेंड करी थी, तो 41st लॉ कमीशन थी। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, वो रिपोर्ट सबमिट करी, उस रिपोर्ट के बेस पे हमने नई सीआरपीसी बनाई थी 1973, जो है आज तक इंडिया में एप्लीकेबल होती है। तो ये थोड़ा एक बैकग्राउंड था कि सबसे पहले 1882 में, फिर 1898 में, फिर 1923 और 1955 में अमेंडमेंट्स हुई, और उसके बाद 1973 में 41st लॉ कमीशन ने एक नया एक्ट बनाया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। तो अभी तक हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली, बैकग्राउंड क्या है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं कि ये कब फोर्स में आया था, इसे प्रेसिडेंट की कंसेंट कब मिली थी। इसे प्रेसिडेंट की कंसेंट मिली थी हमारी 24 जनवरी 1974 को। 41st लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी वो 1973 में दी थी, पर जो इन्हें कंसेंट मिली थी वो 24 जनवरी 1974 को मिली थी। उसके बाद इसमें जो ये कंसेंट तो मिल गई 24 जनवरी को, फोर्स में आता है 1 अप्रैल 1974, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हम कंसेंट भी 1974 में मिली, फोर्स में भी 1974 में ही आया, उसके बाद भी हम इसे सीआरपीसी 1973 क्यों कहते हैं। 1973 कहने का जो रीज़न है वो ये है कि वो ईयर माना जाता है जिस डेट पे, जिस ईयर में ये किसी भी लॉ में, मतलब किसी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ था। तो 1973 10 दिसंबर 1973 को ये जो बिल था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, ये राज्यसभा में प्रेजेंट हुआ था। और जिस डेट पे, जिस ईयर में ये प्रेजेंट होता है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, वो डेट मानी जाती है एनफोर्स, वो सीआरपीसी की जो कब से एनफोर्स हुआ है, तो ये वो डेट, वो ईयर माना जाता है। तो इस यही रीजन है जो सीआरपीसी 1973 लिखा जाता है, 1974 नहीं लिखा जाता। इवन कंसेंट भी 1974 में मिली है, फोर्स में भी 1974 में ही आया है। तो ये खाली एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। हिस्ट्री क्या है, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है। अब बात करते हैं कुछ, मतलब किस किस पे सीआरपीसी अप्लाई होती है। तो हमारा सेक्शन 1 क्लियरली इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि सीआरपीसी का शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट क्या होगा, किस किस पे ये अप्लाई होगी। तो सीआरपीसी पूरे इंडिया पे अप्लाई होगी, इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूड है। अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी अब सीआरपीसी अप्लाई होगी। कैसे होगी उसका एक प्रोविजन है। आर्टिकल 370 हमारा 5 अगस्त 2019 को हट गया था, अबॉलिश हो गया था। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को हमने एक नया एक्ट पास किया, जिस एक्ट का नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। कब फोर्स में आया था, 31 अक्टूबर 2019 को। उस एक्ट की वजह से अब सीआरपीसी कोई भी एक्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि आर्टिकल 370 जब था हमने एक स्पेशल स्टेटस दे रखा था जम्मू एंड कश्मीर को, एक अलग से सेपरेट स्टेटस दे रखा था। बट जैसे ही वो एबॉलिश हो गया तब वो भी एक इंडिया का पार्ट हो गया, एक ड्यूटी है वो, तो उसके ऊपर भी अब सीआरपीसी या कोई और भी कोड भी अप्लाई होगा। और कौन से एक्ट के थ्रू होगा, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। दूसरी बात ये, तो ये पता लगा कि जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई होगा। सेक्शन 1 हमें एक बात और बताता है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, हमें पता है कि उसमें 484 सेक्शंस हैं, 34 चैप्टर है, 2 स्केड्यूल है, ठीक है। तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा एक्सेप्ट नागालैंड और ट्राइबल एरियाज। नागालैंड में अप्लाई नहीं होगा, ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों चीज़ों, इन दोनों पॉइंट पे, इन दोनों स्टेट पे हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई नहीं होगा। बट इन दोनों स्टेट पे भी 3 ऐसे चैप्टर हैं सीआरपीसी के जो अप्लाई होंगे, चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। वो तीनों चैप्टर बताते हैं ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। हेडिंग ही नहीं है, लेकिन तीनों का मेन मोटिव यही है कि जो भी पब्लिक और सोसाइटी के अगेंस्ट ऑफेंस होते हैं, जो पब्लिक पीस को ब्रीच कर रहे हैं, पब्लिक में एक एप्रीहेंशन क्रिएट कर रहे हैं, तो चैप्टर 8, 10 और 11 वो स्टेट, वहाँ पे जो नागालैंड और ट्राइबल एरिया जहाँ पे कोई सीआरपीसी अप्लाई नहीं होती, वहाँ पे चैप्टर 8, 10 और 11 अप्लाई होगा। उसके बाद हमने
सीआरपीसी ने उस स्टेट गवर्नमेंट को, नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ की स्टेट गवर्नमेंट को इतनी पावर और दे दी है कि अगर आप चाहते हो, आपको लगता है कि सीआरपीसी के किसी और चैप्टर को भी 8, 10, 11 के अलावा किसी और चैप्टर को भी, 34 चैप्टर है टोटल, उनमें से किसी और चैप्टर को भी अपनी स्टेट पे अप्लाई करने की सिचुएशन है, नीड है, या फिर उस चैप्टर को अप्लाई करने से कुछ एडिशन करने की नीड है, कुछ सब्ट्रैक्शन करने की नीड है, कुछ अमेंडमेंट की नीड है, तो आप वो कर सकते हो। आप अपने स्टेट की कंडीशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी चैप्टर सीआरपीसी का 8, 10, 11 तो पूरा अप्लाई होगा, लेकिन बाकी जो चैप्टर हैं उसमें कुछ अमेंडमेंट करके सोसाइटी की कंडीशन के हिसाब से उस स्टेट पे अप्लाई कर सकते हो, नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे। लेकिन चैप्टर 8, 10, 11 वो पूरा का पूरा अप्लाई होगा। ठीक है, अब बात आती है नागालैंड क्लियर है, ट्राइबल एरियाज कौन से हैं? ट्राइबल एरियाज में किसको इंक्लूड करेंगे? तो वो ये बताता है सेक्शन 1 की एक्सप्लेनेशन ये बता रही है कि ट्राइबल एरियाज में असम इंक्लूड होगा। ये कहाँ बता रखा है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसका शेड्यूल 6 पैरा नंबर 20 में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि ट्राइबल एरियाज में असम इंक्लूड होगा। तो अब क्लियर हो गया कि जो हम बात कर रहे थे नागालैंड और ट्राइबल एरिया पे सीआरपीसी पूरी अप्लाई नहीं होगी, स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है, लेकिन 8, 10 और 11 वो अप्लाई होगा। तो जो ट्राइबल एरियाज है वो असम है। ये बहुत बार एमसीक्यू आ जाता है कि जो ट्राइबल एरियाज है उसमें कौन सी स्टेट इंक्लूड होगी, तो असम इंक्लूड होगी। और कहाँ ये क्लियर कर रखा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 6 में पैरा नंबर